हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रौनक सर और आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसको बहुत ही अच्छे और शॉर्ट तरीके से और पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो एनसीईआरटी बेस्ड तो आप उसको कंप्लीट कर पाएँ। ये पूरा का पूरा वीडियो हिंदी मीडियम में रहने वाला है, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये एक मौका है कि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपको मालूम होगा, बहुत अच्छे से मालूम होगा कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर हिंदी में बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये इसका हिंदी में मीनिंग होता है। चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले दो तीन बातें जो हमें समझ लेनी चाहिए वो ये है कि चलिए इस चैप्टर को हम लोग उस बातों को समझते हैं। सबसे पहला चीज हम समझते हैं कि परिवर्तन आखिर कहते किसको है। मेन कहानी का शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं कि परिवर्तन आखिर कहते किसको है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। आप अभी से 5 साल पहले छोटे होंगे, अभी आपका साइज, अभी आपका आकार, अभी आपका आप में बहुत सारे चेंजिंग आए होंगे और आप दुनिया में देख लिए, दुनिया में 5 साल पहले क्या था, अब क्या, बहुत सारे चेंजिंग आए हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन। और इसी परिवर्तन के हिसाब से जो साइंस की भाषा में परिवर्तन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं, परिवर्तन साइंस में दो तरीके से मापा जाता है। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, क्या बोला जाता है पहले वाले को, रासायनिक परिवर्तन, या इसी का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, या इसी का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है, दूसरे वाले को हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहला वाला हमारा हो गया रासायनिक परिवर्तन, दूसरा वाला हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन। अब चलिए समझने का कोशिश करते हैं आखिरकार रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, या जिसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, और भौतिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए, जब किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में जब उसमें कुछ इस तरह के चेंजिंग आ जाए कि फिर से दोबारा पुराने वाले पदार्थ को आप प्राप्त ना कर सकें, पुराना वाला जो चीज था उसको आप फिर से दोबारा ऑब्टेन ना कर सके, ना प्राप्त कर सके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। मतलब वैसा चेंज जो परमानेंट हो, ठीक है, वैसा चेंज जो परमानेंट हो, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए हो, सदैव वाला जो चेंज होगा हमेशा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसमें जो पुराना पदार्थ होगा, ठीक है, पुराना पदार्थ, इसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पुनः प्राप्त आप इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पुराना पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। पुराना पदार्थ को आप मिलेगा नहीं, नया पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि हम लोग दूध को दही में परिवर्तन करते हैं। अब दूध को दही में परिवर्तन करना हम सभी लोग जानते हैं रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से जब कोई चीज दही बनता है, ठीक है, दूध से जब दही बनता है तो दूध का गुण, क्वालिटी अलग है, दही का गुण और क्वालिटी अलग है, ठीक है। दूध बेसिकली मीठा होता है, दही हम सभी लोग जानते हैं खट्टा होता है, तो दूध से दही बना दिए, दूध का क्वालिटी अलग, दही का क्वालिटी अलग। अब बताइए, क्या हम दही से दोबारा दूध बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, दही से आप दोबारा दूध प्राप्त नहीं कर सकती। वही कहा जा रहा है, पुराना पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बन गया इन द सेंस क्या है कि जो पदार्थ बना उसका क्वालिटी, उसका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा। दही जो बना है वो खट्टा है, जबकि दूध जो था वो क्या था, मीठा था, ठीक है, तो नए पदार्थ का निर्माण होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे होंगे, आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा ये टॉपिक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ही एग्जांपल लिख देता हूं, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, ठीक है, दूध का दही बनना। ये क्लास 9th में आपने बहुत अच्छे तरीके से रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब आगे चलिए हम लोग बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं जब किसी वस्तु में या किसी पदार्थ में जब उसके रंग, रूप इत्यादि में, रंग, रूप, आकार, इन सब चीजों में जब परिवर्तन आ जाए, इन सब चीजों में क्या आ जाए,
परिवर्तन, इन सब चीजों में क्या आ जाए परिवर्तन। अगर ये सब सारा का सारा चीज बदल जाए, ठीक है, परिवर्तित हो जाए, या तो रंग, या तो रूप, या तो आकार, इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। इसमें अवस्था भी होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है अवस्था भी होता है, ले सकते हैं अवस्था को भी। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन रंग में, रूप में, आकार में, अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो होगा वो पुराना पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पुराना पदार्थ, ठीक है, को आप जो है वो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। पुराना पदार्थ को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है, और इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, याद रखिए इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बर्फ, पानी का बर्फ जमना, पानी का बर्फ में जमना। अब बताइए, थोड़ा सा आप ही बताइए, पानी अगर बर्फ में जम जाएगा तो क्या बर्फ कोई नया चीज बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी का ही अवस्था में परिवर्तन हो गया। पानी का ही बर्फ में जमना मतलब इसका अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले द्रव था, अब क्या हो गया ठोस हो गया। तो इसका मतलब यह है कि कोई नया चीज नहीं बना, अवस्था में परिवर्तन हो गया। कि अब बताइए क्या पुनः पुराने वाले पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता? हाँ सर, बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता। आपने कहा देखिए बर्फ को अगर हम थोड़ा गर्म कर देंगे या फिर इसे निकाल देंगे तो क्या होगा, तुरंत धीरे धीरे करके वो पानी बन जाएगा। तो ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रासायनिक परिवर्तन, या जिसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, और भौतिक परिवर्तन का, ठीक है, जिसको आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। अब बताइए थोड़ा सा रासायनिक परिवर्तन फिर से मैं बता देता हूं। पुराना पदार्थ, ठीक है, पुराना पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, नया पदार्थ बनेगा, और जो नया पदार्थ बनेगा उसका क्वालिटी, उसका गुण पुराने वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने है। उसके अलावा भौतिक परिवर्तन, अगर किसी का रंग, रूप, आकार, अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। इसमें पुराना पदार्थ को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण और क्वालिटी पुराने पदार्थ से बिल्कुल भी अलग नहीं रहेगा, सेम क्वालिटी रहेगा, सेम गुण रहेगा, ठीक है। तो ये था। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो चैप्टर का पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अभी हम लोग समझ चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। याद कीजिए, अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? क्या पहचान होगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? भैया पहचान तो चाहिए। हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये रासायनिक है या ये जो परिवर्तन हो भौतिक है? कैसे पहचानेंगे? तो उसकी पहचान करने के लिए हमारे पास 4 कैटेगरी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, 4 बातें दी गई हैं। पहला जो बात है वो है रंग में परिवर्तन। अगर कोई ऐसा परिवर्तन हो रहा है, याद कीजिए, अगर कोई ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसमें रंग में परिवर्तन हो जाए, किसमें परिवर्तन हो जाए? रंग में। कि पहले जो पुराना पदार्थ था उसका रंग कुछ और था, जो नया पदार्थ बना उसका रंग कुछ और है, ठीक है। पुराना पदार्थ का रंग कुछ और, नया पदार्थ का रंग कुछ और हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर ऐसा कहीं रंग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, अगर रंग में परिवर्तन हो तो। दूसरा क्या है? गैस का निकलना। पहला क्लियर हो गया कि रंग में परिवर्तन, ठीक है, नया पदार्थ बनेगा उसका रंग बदल जाएगा, रंग में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या है? गैस का निकलना। गैस का निकलना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर गैस निकल रहा है, किसी भी तरह का गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो नाइट्रोजन गैस हो, गैस निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अगर अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो जाए कि द्रव से गैस बन जाए, द्रव से गैस बन जाए, या फिर गैस से द्रव बन जाए, या इस तरीके से आपका ठोस से द्रव बन जाए, इस तरीके से अवस्था में परिवर्तन भी अगर होता है तो भी हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया की वो पहचान है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन कि अगर किसी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में कोई तापमान बदल जा रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, या तो टेम्परेचर कम हो जाए या टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो ये 4 बातें जो आपको याद रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या क्या है। पहला है आपका रंग में परिवर्तन, रंग बदल जाए। दूसरा क्या है? गैस का निकलना, कि वहां से कोई गैस निकल जाए। तीसरा क्या है? अवस्था में परिवर्तन, कि उसका अवस्था बदल जाए। चौथा क्या है? तापमान में परिवर्तन, कि उसका तापमान कम या ज्यादा हो जाए। अभी हम लोग चैप्टर के दौरान इन चारों चीजों पे फोकस करेंगे और कहीं ना कहीं ये चारों चीज आपको नजर आएंगी, ठीक है, जहां पे हम देखेंगे, इसका भी एग्जांपल देखेंगे कि रंग में किस तरीके से परिवर्तन होता है। एग्जांपल देने का तो मैं अभी भी दे दूं, बट आपको अभी समझ में आने वाला नहीं है। तो चैप्टर के ड्यूरिंग द चैप्टर हम लोग इसको समझेंगे। गैस का निकलना, गैस भी निकलेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। या इन चारों में से कोई 2 हो जाए, या चारों में से कोई 3 भी हो जाए, तभी बोलो। ऐसा नहीं कि एक का ही होना, 2-3 भी हो सकता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की कुछ चंद 4 पहचान है, ठीक है। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होता है
उसको हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को जब आप शब्दों में लिख दें, रासायनिक अभिक्रिया क्योंकि बोलने का, जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण में दे रहा हूं कि हमारे पास मान लीजिए मैग्नीशियम है, ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इतना लंबा चौड़ा जो हम बोले इस पर मत जाइएगा, इतना लंबा चौड़ा हम जो बोले, इसको बोलने के लिए साइंस ने या हमने या आयुपेक ने बहुत आसान सुविधा कर दिया, जिससे चलते हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा वो होगा रासायनिक समीकरण। ठीक है, अगला टॉपिक क्या आएगा हमारा? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कोई और चीज नहीं है बल्कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण कोई और दूसरा चीज नहीं है बल्कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसी को जब हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, शॉर्टकट तरीके से उसको लिखते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को जब शॉर्ट में लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को जब शॉर्ट में लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण बोलेंगे। और ये जो रासायनिक समीकरण, ये बेसिकली दो तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। रासायनिक समीकरण को बेसिकली हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। ठीक है, समझेंगे हम लोग, दो तरीके से इसको लिखा जाता है। पहला जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं शाब्दिक रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? शाब्दिक रासायनिक समीकरण। पहला वाले को बोलते हैं शाब्दिक रासायनिक समीकरण। ठीक है, पहला को क्या कहा जाता है? शाब्दिक रासायनिक समीकरण। ठीक है, और दूसरा वाले को बोलते हैं हम लोग संकेतिक रासायनिक समीकरण। ठीक है, दूसरा वाले को हम लोग बोलते हैं संकेतिक रासायनिक समीकरण। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास आ गए, पहला शाब्दिक और दूसरा संकेतिक। समझते हैं क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को आप याद कीजिएगा, ध्यान समझिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को आप शब्द में लिख दें, किसमें लिख दें? शब्दों में। अगर किसी रासायनिक समीकरण को आप लिख देते हैं शब्दों में, ठीक है, शब्दों में अगर आप किसी रासायनिक समीकरण को लिख देते हैं शब्द में, ठीक है, वर्ड्स में लिखते हैं, वर्ड्स में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शाब्दिक रासायनिक अभिक्रिया। और अगर उसको आप संकेत में लिख दें, किसमें लिख दें? संकेत में। समझिएगा, किसमें लिख दें? संकेत में। अगर आप उसको संकेत में लिख देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सांकेतिक रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? सांकेतिक रासायनिक समीकरण। शब्द में लिख देंगे तो शाब्दिक, और संकेत में लिख देंगे तो संकेतिक रासायनिक समीकरण उसको कहा जाता है। अब समझिएगा प्यारे बच्चों, शाब्दिक रासायनिक समीकरण का मैं एक उदाहरण देता हूं और फिर उसी का मैं संकेतिक लिखूंगा, जिसको आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बताइए इतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा ऐसा? तो इसी को दो तरीके से हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे मैं कह दूं, ठीक है, मैं कह दूं कि मैग्नीशियम ये अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम क्या करता है? अभिक्रिया करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी को मैं, ये हो गया आपका शाब्दिक, और मैं इसी को संकेतिक में लिख दूं तो ऐसा होगा Mg+O2 बनाएगा MgO। ठीक है, ये अभी आप बैलेंस करने के लिए नहीं सीखे, संतुलित करने के लिए सीख जाएंगे तो समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पे 2 क्यों लगाया है। ठीक है, किसी भी गैस में जब किसी को गैस को लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखे, नाइट्रोजन लिखे, तो उसके नीचे 2 लगाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन है तो O2, नाइट्रोजन है तो N2। ठीक है, उसी तरीके से आप बात करें तो हाइड्रोजन है तो H2, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ ये दो कैसे लिखाया, ये 2 कहाँ से आया, अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा थोड़ा देर बाद करेंगे। पहले आप समझिए कि ये क्या है। ये जो लिखे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये हो गया शाब्दिक। और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो हम लोग लिखे हैं, मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, ये हो गया आपका ये संकेतिक रासायनिक समीकरण। अब देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब आप लिखेंगे ना तो वहां 3-4 चीजें होती है, उसको समझिएगा। 3-4 चीजें होती है। ठीक है, 3-4 चीजें होती है। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण को आप लिखेंगे तो 3-4 चीजें होती है, उन चीजों को समझिएगा। ये जो एरो का साइन है, तीर का जो निशान है, ये जो तीर का निशान है,
ये बताता है अभिक्रिया की दिशा। ठीक है, क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा। ये जो एरो का साइन है ये बताता है अभिक्रिया की दिशा, मतलब किधर से किधर अभिक्रिया हुआ है, किधर से किधर अभिक्रिया हुआ है, किधर से किधर अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया की दिशा को दर्शाने के लिए हम लोग एरो का साइन का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा यहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब है उसके साथ में। ठीक है, प्लस का मतलब उसके साथ में। जैसे मैं यहाँ कहूँ यहाँ प्लस लिखा हुआ मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? Mg। और ये जो एरो है ये बता रहा है अभिक्रिया ये जो लेफ्ट साइड से किधर हो रहा है? राइट साइड। लेफ्ट साइड से किधर हो रहा है? राइट साइड। लेफ्ट साइड से किधर हो रहा है? राइट साइड। ठीक है, तो ये जो प्लस का चिन्ह है ये बताता है कि क्या क्या चीजें हैं। प्लस प्लस करके ये तो या तो ये लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी, कहीं भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह सिंपली आपको बताता है कि के साथ। ठीक है, के साथ। इसका मीनिंग अगर समझेंगे तो इसको हम लोग के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग कहते हैं। एक चीज और याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, BZI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि अगर एरो का साइन मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, और एरो की इधर को चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे हम लोग एग्जांपल में यही ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करके लिख दिया हम। ये जो एरो का साइन ये बता रहा है कि अभिक्रिया इस साइड से, लेफ्ट साइड से किधर हो? राइट साइड। ये जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड, LHS, और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? RH, राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये एरो बता रहा है कि अभिक्रिया किधर से किधर हो रहा है। ठीक है, अभिक्रिया बता रहा है कि एरो बता रहा है कि अभिक्रिया LHS से किधर हो रहा है? RH की तरफ। ये जो LHS है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? अभिकारक। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? याद रखेंगे, याद रखना। चलो, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अभिकारक। और जो बन के तैयार हुआ रासायनिक अभिक्रिया में जो बना उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। और इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो सिंपली अगर हम अभिकारक और उत्पाद का डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, सिंपल। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। बताइए इस अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है? इस अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है? सोचिए जरा, सोच के बताइए। सोच लिए? हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। इस अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है वो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अच्छा, इस अभिक्रिया में बन क्या रहा है? सोचिए जरा। 1 2 3 आपने सोच लिया होगा, सोच लिया, बिल्कुल सही सोचा। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब बताइए जो भाग ले रहा है, जो LHS की तरफ है जो भाग ले रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में बनेगा वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। सिंपल एंड शॉर्टेड। ठीक है, क्लियर हुआ? जो भाग लेगा अभिकारक, जो भाग लेने के बाद जो बनेगा, जो बन के तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। जो भाग लेगा अभिकारक, जो बन के तैयार होगा उसको उत्पाद। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। रासायनिक समीकरण कुछ नहीं बल्कि सिंपल सा चीज है, रासायनिक अभिक्रिया को जो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट में लिखने का तरीका, यहाँ अगर शॉर्ट में लिख दे डेफिनेशन तो लिखेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट में लिखना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट में लिखना, उसको क्या बोलता है? रासायनिक समीकरण। दो तरीके से लिख सकते हैं, शाब्दिक और सांकेतिक। शाब्दिक मतलब शब्दों में, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शाब्दिक। और ये जो नीचे लिख दिया उसको हम लोग बोलेंगे सांकेतिक। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि उसमें कौन अभिकारक कौन उत्पाद? ये आप समझ चुके हैं कि एरो का साइन से ही पता चलेगा। एरो जिधर से जिधर जा रहा है, ठीक है, इस साइड से LHS RHS जा रहा है तो ये अभिकारक हो गए, उत्पाद हो गए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक अभिक्रिया के मीनिंग को समझने और पढ़ने का कोशिश करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कौन अभिकारक कौन उत्पाद है। एरो के साइन से पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास पहला पार्ट, ये हमारे पास दूसरा पार्ट। जरा ध्यान से देखेंगे, एरो ये बता रहा है कि अभिक्रिया इस साइड से इधर जा रहा है, इस साइड से इधर जा रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? अभिकारक। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया? उत्पाद। ये अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया? उत्पाद। यहां पर देखिए जरा गौर से, ये हमारे पास है पहला पार्ट और ये है दूसरा पार्ट। ठीक है, जरा गौर से देखेंगे, एरो का साइन इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? अभिकारक। और ये क्या हो गया हमारे पास? उत्पाद। ये क्या हो गया हमारे पास? उत्पाद। ठीक है, यहां जरा गौर से देखेंगे, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहां जरा गौर से देखेंगे और बताने का कोशिश करेंगे कि कौन क्या है। देखिए एरो का साइन इस बार जस्ट अपोजिट है, एरो का साइन इस बार जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब अभिक्रिया इस साइड से इधर हो रहा है, मतलब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? अभिकारक।
ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अभिकारक, और इधर से इधर आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, उत्पाद। ठीक है, ये हो गया अभिकारक, ये क्या हो गया, उत्पाद। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या चीजें क्या होती हैं, अभिकारक किसको बोलते हैं, उत्पाद किसको बोलते हैं। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में बनेगा, उत्पाद जो रासायनिक उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में बनेगा, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण। अभी आपने जगह जगह पे देखा होगा कि देखिए मैंने इस समीकरण में 2 लगाया, यहां पर भी मैंने यहां भी 2 लगाया, यहां भी 2 लगाया। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपने मर्जी से 2 3 4 जो भी गिनती होगी वो लगाते चले गए। ठीक है, आखिर ऐसा हम करते क्यों हैं? देखिए होता यह है कि अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूं, Cu प्लस O2 बना रहा है CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जरा गौर से देखेंगे, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना इसमें कॉपर 1 है, लेफ्ट साइड कॉपर 1 है। अब देखिए इसमें हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए क्या होगा, फटाफट बोलिएगा, ये हमारे लिए अभिकारक होगा, ये हमारे लिए क्या होगा, उत्पाद होगा। ठीक है, ये अभिकारक हो गया और ये हमारे लिए क्या होगा, उत्पाद होगा। ठीक है, अब देखिए जरा गौर से, अभिकारक में कॉपर 1, उत्पाद में भी कॉपर 1, अभिकारक में ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे कितना है, 1। भाई ये तो बड़ा नाइंसाफी हो गया, एक तरफ 1 है एक तरफ 2 है, तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ बराबर नहीं है, कॉपर बराबर है बट ऑक्सीजन बराबर नहीं है। जब ऐसा हो कि दोनों तरफ सभी परमाणु बराबर नहीं हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण। जब कभी अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद, मैं इसको पूरा लिख देता हूं, जब कभी अभिकारक और उत्पाद दोनों के तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, जब कभी भी अभिकारक और उत्पाद दोनों के तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो उसको हम लोग कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसी को बराबर करने के लिए आपने पीछे देखा हो कि हमने कहीं 2 लगाया कहीं 3 लगाया। ठीक है, इसी को बराबर करने के लिए जब हम इसको बराबर कर दें, देखिए इधर कॉपर 1 है इधर भी 1 है लेकिन ऑक्सीजन 2 इधर 1 है। ठीक है, जब हम इसको बराबर कर देंगे, दोनों तरफ परमाणुओं को अगर हम बराबर कर दें तो इसको हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित से संतुलित बन जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, फिर तो ये था हमारा कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि जो असंतुलित है, इस असंतुलित को संतुलित में बदलना है। ठीक है, इस असंतुलित को किस में बदलना है, संतुलित में। सवाल ये है कि सर ऐसा क्यों, कैसे काम नहीं बनेगा, हम असंतुलित वाले को संतुलित में बदले ही क्यों? ठीक है, क्या मेरा इससे काम नहीं बनेगा कि हम कॉपर लिख दें उसके बाद ऑक्सीजन O2 लिख दें उसके बाद उत्पाद में CO बना दें? सर इधर 2 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन, काम नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि क्लास 9th में आपने एक नियम पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मुझे खूब याद है और आपको भरोसा भी है कि आपने अच्छे तरीके से क्लास 9th में पढ़ा होगा ये चीज, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब जरा याद कीजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, सोचिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो आप किसी द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही किसी द्रव्यमान को मिटा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो ठीक है, ना तो द्रव्यमान को, किसी भी तरह का द्रव्यमान है, ठीक है, उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, ना तो आप इसको बना सकते हैं ना तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब इसको आप बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, ये नष्ट कर सकते हैं। ना तो आप किसी द्रव्यमान को बना सकते हैं ना तो आप इसको नष्ट कर सकते हैं। अब ये नियम कह रहा है कि ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। सवाल यह है कि अब जो यहाँ पे था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है, 1, 2 है 1। आपने शुरुआत 2 ऑक्सीजन से किया और बचा कितना पास, 1। भैया नियम क्या बोल रहा है कि ना तो द्रव्यमान को आप बना सकते हैं, ठीक है, ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास है 2, यहाँ पे कितना है, 1, तो आपने 1 तो नष्ट कर दिया ना, 2 से 1 चले गए, आपने 1 को क्या किया, नष्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि आपने इस नियम का, द्रव्यमान संरक्षण वाले नियम का आपने उल्लंघन किया। आपने द्रव्यमान संरक्षण वाले नियम का क्या किया, उल्लंघन किया। अब तो ये बड़ा गड़बड़ वाली बात है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का उल्लंघन कैसे हो गया। अब इस उल्लंघन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलते हैं। ठीक है, ताकि ये हमारे पास ऐसा ना हो और द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो बोला था, जो भी बोला था, ठीक है, उसका बात रखा जा सके और ना तो हम बर्बाद कर सकते हैं द्रव्यमान को, ना तो नष्ट, और उसके हिसाब से फिर हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि देखिए आप खुद देखिए, O2 है, 2 ऑक्सीजन, 1 ठो नष्ट कर दिए ना आप,
तो ये तो नियम का खिलाफ हो गया, तो गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो कहता है कि ना तो द्रव्यमान को आप बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरा रूप में आप इसको बदल सकते हैं। इसी नियम का पालन करते हुए हम क्या करते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलते हैं। ठीक है, कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित में बदलते हैं। ठीक है, ताकि इस नियम का फॉलो हो जाए। अब चलिए अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये देखें कि आखिर कैसे संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर से समझिए, कंकाली असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो उसको कंकाली, और अगर बराबर कर दे, बराबर हो जाए तो उसको संतुलित। जैसे एग्जांपल के रूप में आप इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जांपल अभी मैंने ये लिखा था, इसका एग्जांपल आप यहां देख लीजिए, इसका एग्जांपल आप यहां देख लीजिए। देखिए यहां पे कॉपर 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, और कोई द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा तो आपसे बेहतर अब कौन जानता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण उसको बोलते हैं। सिंपल है, जो पालन करेगा किसका, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, ठीक है, वो संतुलित, और जो नहीं करेगा वो असंतुलित। और अगर जो नहीं कर रहा तो उसको मार के घसोड़ के उसको पालन करवाएंगे। ठीक है, जो नहीं करेगा उसको करवाना पड़ेगा ताकि उस नियम का पालन कर सके। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग जो सीखते हैं कि एनसीईआरटी किताब में किस तरीके से दिया हुआ है, और इसका मैं एक शॉर्ट छोटा वीडियो बना के डालूंगा, एक डिफरेंट ट्रिक है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं। बट पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर यही समझ में आ जाएगा फिर दूसरा किसी तरीके से समझने की चीज नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं, उस जो तरीका है उसको तरीके को बोलते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे, हीट एंड ट्रायल विधि को समझने का कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि आपके पास आयरन Fe अभिक्रिया करता है H2O से और बनाता है Fe2O3 Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, Fe3O4 प्लस H2 ये आपके पास बनके तैयार है। अब जरा गौर से देखेंगे, आयरन H2O पानी के साथ अभिक्रिया किया, आयरन ऑक्साइड बनाया, और यहां से आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। ठीक है, अब हमको इसको संतुलित करना है, और इस संतुलित करने के लिए हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करेंगे। किताब के नियम के अनुसार चलें तो बहुत सारी चीजें हैं उसको समझ लेते हैं, वरना अपने इसमें हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला करना क्या है कि आप जो ये जो नजर आ रहा है, आप बेसिक में शुरुआत में जब संतुलित करेंगे, ठीक है, सीख जाएंगे तो फिर आसानी से कर सकते हैं। इसको आप डब्बे में सबको घेर दीजिए इस तरीके से। पहला तरीका नंबर 1। ठीक है, और इस डब्बे के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर से सुन लीजिए, आप सबसे पहले जो भी दिया है विकारक और उत्पाद उसको आप डब्बे में घेर दें। उस डब्बे के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, उस डब्बे के अंदर किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। सिंपल सा बात। ठीक है, दूसरा तरीका आप करेंगे क्या दूसरे चरण में कि आप यहां पर तत्व लिख लें कि कौन कौन से हमारे पास तत्व दिए हैं। ठीक है, और LHS में कौन कौन से तत्व हैं और RHS में कौन कौन से तत्व हैं, मतलब विकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ। अगर आप यहाँ जरा गौर से देखेंगे तो हमारे पास तत्व कौन सा है, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 तत्व है हमारे पास। Fe है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। अब आप LHS की तरफ देखें कि आयरन के ठो है, Fe के ठो है। यहाँ पे कितना है, आयरन 1 है, 1 लिख देंगे। RHS की तरफ देखिए कितना है, 3 है। भैया असंतुलित हो गया, इसे को संतुलित करना है। हाइड्रोजन देखिए इधर कितना है, 2, इधर कितना है, 2। भैया ये तो संतुलित है। ऑक्सीजन देखिए इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 4। ये तो असंतुलित है। अब हमको इन सबको करना है संतुलित। पहला तरीका हम चरण लिख देते हैं, चरण को याद रखेंगे। ठीक है, अगर भूल जाते हैं तो। ठीक है, पहला नंबर, ठीक है, पहला चरण जो है वो ये कहता है कि सबको डब्बे में घेर देना है। ठीक है, सभी को
बॉक्स में घेर दें। दूसरा ये बोलता है कि बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन ना करें, बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन ना करें, जो भी परिवर्तन करना बॉक्स के बाहर। तीसरा नंबर किस तरीके से लिख ले, तत्वों की संख्या को लिख लें, तत्व की संख्या को लिख लें कि तत्व हमारे पास LHS में इतना, RHS में इतना है। चौथा तरीका आप ये करें कि अब देखिए चौथा चरण में क्या करना, तत्व को इस तरीके से लिख लेंगे। अब संतुलित वहां से करना शुरू करेंगे जहां पे परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है। याद रखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा परमाणु है शुरुआत वहां से करेंगे। याद देखिए एक ही तो परमाणु है आयरन का, सिर्फ यहाँ पे 3 परमाणु है, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का। यहाँ पे कितना है 4 और 3 7 परमाणु है, 3 आयरन का 4 ऑक्सीजन का। यहाँ देखिए 2 ही परमाणु और सिर्फ किसका, हाइड्रोजन का। तो शुरुआत कहां से करना है, जहां पे सबसे अधिक परमाणु है। ठीक है, शुरुआत कहां से करना है, ठीक है, सबसे अधिक वाले परमाणुओं से शुरुआत करें। संतुलित करने का शुरुआत कहां से करें, जो सबसे अधिक परमाणु, देखिए यहां से। अब देखिए यहां पे हमारे पास आयरन कितना है 3, ठीक है, आयरन कितना है 3, हमारे पास आयरन कितना है इधर 1, इधर 1 है, इधर 3 है। तो बताइए हम यहाँ पे क्या लगा दें, यहाँ पे क्या लगा दें कि ये 1 3 में बदल जाए और 3 बराबर हो जाए। ठीक है, जरा सोच के देखिए, दिमाग लगाइए। अगर मेरे पास यहाँ 3 आयरन है और हमको यहाँ पे 1 है, अगर हमको 3 करना है तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 3 लगा दिए तो देखिए आयरन कितना हो गया, 3, आयरन कितना हो गया 3, ये 3 आयरन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 3 आयरन। हमारे पास 3 आयरन हो गया, पहले से भी 3 था, ये बराबर हो गया, आयरन बराबर हो गया। मतलब आयरन को हमने यहाँ से 3 से गुना किया तो आयरन 3 एकम 3 हो गया, 3 बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आयरन की संख्या 3, यहाँ 3 बराबर हो गया। हाइड्रोजन की तरफ चले, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिधर चलना है आपको। हाइड्रोजन देखिए हमारे पास LHS में भी 2, RHS में 2 बराबर है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन देखेंगे तो हमारे पास LHS में 1 है, LHS में हमारे पास ऑक्सीजन 1 है और RHS में हमारे पास ऑक्सीजन 4 है। अब बताइए 4 को 1 में थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस 1 को 4 में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ 4 लगाते हैं, अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और हाइड्रोजन कितना हो गया, पहले से 2 था, अब 4 और गुना हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8। हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूनी 8, ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया 8 और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 एकम 4, ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 8। अब बताइए ऑक्सीजन तो बराबर कर दिए, लेकिन गड़बड़ कर दिए। क्या गड़बड़ कर दिए, हाइड्रोजन को हमने अलग कर दिया, असंतुलित कर दिया, इधर 8 है इधर 2 है। अब क्या करेंगे भैया, इधर जो हमारे पास 2 है, अगर इसको 4 से गुना कर दे 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमको कितना लगाना होगा 4, यहाँ पे कितना लगाना होगा 4, यहाँ पे कितना लगाना होगा 4। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको आप समझिए कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये जो 3 लगा हुआ, इसको भी 3 आयरन पढ़ेंगे, इसको भी 3 ही आयरन पढ़ेंगे, इसको भी 3 आयरन पढ़ेंगे, इसको भी 3 ही आयरन पढ़ेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 दूनी 8, ये हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और 2 परमाणु को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 4 और ये हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 4 दूनी 8। इस तरीके से आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे, इस तरीके से आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। मैं एकदम तुरंत में एक और एग्जाम्पल देता हूं जिसे आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। कॉपर प्लस ऑक्सीजन हमारे पास बनेगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन हमारे पास क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड। हम यहां लिखेंगे तत्व, यहां लिखेंगे LHS, यहां लिखेंगे RHS। अगर तत्व का बात करें तो हमारे पास 2 ही तत्व, एक कॉपर है एक ऑक्सीजन, एक कॉपर है और एक ऑक्सीजन है। कॉपर LHS में बात करें तो कितना है, जरा LHS में देख लिए, LHS में कॉपर, यहाँ देखिए इसको पहले मैंने ऐसा कर दिया, इसको डब्बे में, अंकल के टीवी डब्बा 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 डब्बा, जरा गौर से देखेंगे, Cu इधर 1 इधर 1, Cu इधर 1 इधर 1, ऑक्सीजन इधर 2 इधर 1। भैया संतुलित करना है, कीजिए। देखिए कॉपर में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। छेड़छाड़ कहाँ करना है, ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर कितना है 1। तो अगर हम इस 1 को 2 से गुना कर दें, मतलब अगर
अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो देखिए ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना है जरा गौर से देखेंगे, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2। कॉपर देख लें, कॉपर इधर कितना हो गया, कॉपर इधर कितना हो गया 2 हो गया, कॉपर इधर 2 हो गया, ठीक है, कॉपर इधर कितना हो गया 2 हो गया, तो जाहिर सी बात इधर भी 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। सिंपल सा है, बच्चा वाला खेल, चुटकी, आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं, कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, कॉपर ऑक्साइड बनाया, ठीक है। अब जरा गौर से देखें, इधर हमारे पास 2 ऑक्सीजन, इधर हमारे पास 1 ऑक्सीजन, इधर 1 कॉपर था, इधर भी 1 कॉपर था। मैं फिर से इसको कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं इसको सिर्फ, और मैं फिर से करके बता दे रहा हूं। कॉपर 1, कॉपर 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1। अब बताइए इस 1 ऑक्सीजन को हमको 2 बदलना है, क्योंकि कॉपर तो मेरे पास संतुलित है। अब बताइए हम इधर कितना लगा देंगे 2, तो देखिए हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया 2, कॉपर भी कितना हो गया 2, और इधर भी लगा देंगे तो कॉपर भी 2, ऑक्सीजन भी 2, कॉपर भी 2, ऑक्सीजन भी 2, बराबर हो गया। आप और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं और करके बता दे रहा हूं, तीसरा नंबर एग्जाम्पल, N2 प्लस H2 बनाएगा NH3, जिसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। डब्बा में पहले घेर लीजिए, डब्बा के अंदर किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करें ही ना आप, बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ डब्बा के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि अंकल का टीबी डब्बा है, डब्बा, अंकल का टीबी डब्बा है, डब्बा है, डब्बा, LHS RHS। चलिए करके बताइए, यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, LHS में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 2, RHS में नाइट्रोजन की संख्या 1, अरे बाबा गड़बड़ है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2, हाइड्रोजन की संख्या कितना है 3, अरे गड़बड़ है, गड़बड़। करिए संतुलित, कैसे करेंगे जरा गौर से देखिएगा। नाइट्रोजन अगर हमारे पास इधर 2 है, इधर 1 है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 एकम 2, मतलब अगर हम यहाँ 2 लगा दें, यहाँ पे कितना लगा दे 2, तो देखिए नाइट्रोजन 2 हुआ, नाइट्रोजन 2 हुआ, नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर भी देख लिए नाइट्रोजन कितना है 2, इधर भी 2, नाइट्रोजन बराबर। लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया गड़बड़, इधर देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूनी 6, हाइड्रोजन हो गया 6, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन हमारे पास हो गया 6, यहाँ कितना है 2। दोस्त मदद करना, बताना कि 2 को 6 कैसे बनाएंगे, 2 को 6 कैसे बनाएंगे, सिंपल सा चीज है। यहाँ कितना लगा देंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर भी देख लिए नाइट्रोजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, इस तरीके से आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखने का कोशिश करते हैं, और बनाते आपको ये सब लिखने का, ये सब ताम झाम का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से सिंपली आप कर सकते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, करेंगे ना, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, एकदम बिल्कुल सही तरीके से करेंगे हम लोग, और भी बहुत सारे एग्जांपल के साथ हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे, समझेंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार बताता हूं, सबसे पहला तरीका कि जितना भी रहेगा सबको हम लोग बॉक्स में घेर देंगे, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर गलती से कभी भी आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वरना आपका गलत हो जाएगा, फ्री फोकट में गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे कि हम सही बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज को बनाने का कोई नियम होता है, उस नियम को आप समझेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, डब्बा के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, डब्बा के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करना हो तो डब्बा के बाहर करेंगे, अगर चेंज करना हो तो कहां करेंगे, डब्बा के बाहर। शुरुआत कहां से करेंगे, जो सबसे अधिक परमाणु वाला होगा, सबसे अधिक परमाणु वाला से शुरुआत करेंगे, और बराबर करने का कर लेंगे आसानी से, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी बुक में है, उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स और इसमें देखने का कोशिश करते हैं कि कैसे संतुलित किया जाता है। अभी तक नहीं समझ में आया, अब समझने की कोशिश करेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला काम, इसको डब्बा में आप घेर दें, सबसे पहला काम यही करेंगे, आप डब्बा में घेर देंगे, ठीक है। और डब्बे के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करें, चेंजिंग ना करें। यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे तत्व, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास रहेगा LHS, क्या रहेगा LHS, और इधर क्या रहेगा हमारे पास RHS, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे तत्व हमारे पास कौन कौन सा है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन, ठीक है। एक हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन। हाइड्रोजन LHS की तरफ 2 है, हाइड्रोजन RHS की तरफ 1 है, क्लोरीन LHS की तरफ 2 है और RHS की तरफ 1 है, ठीक है। अब बताइए मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर मेरे पास 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। बताइए क्या किया जाए, जरा सोचिए, सोच के बताइएगा, आपके पास टाइम दे रहे 3 सेकंड का। 1 2 3, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोचा प्यारे स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे,
2 लगा दिया। अब देखिए हाइड्रोजन 2, अरे चमत्कार हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। यहाँ क्लोरीन 2 था, यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गया 2, देखिए बराबर हो गया। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, ये आपने एक बराबर किया, दूसरा आपको ऑफर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए दोनों तरफ बराबर है। अब इसको बराबर करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले डब्बा अंकल का टीबी, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इधर लिख देंगे तत्व, इधर लिख देंगे LHS, इधर लिख देंगे RHS। तत्व हमारे पास सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। संतुलित करने का कोशिश करेंगे। सोडियम इधर 1 है, सोडियम इधर 1 है, संतुलित है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3 है, संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, संतुलित है। अब बताइए सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे भैया? हम शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन से। मेरे पास इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर मान लीजिए अब ये सब चीज छोड़ दिए, ये अब छोड़ दिए, अब डायरेक्ट ऐसे करने की कोशिश कीजिए। देखिए सोडियम 1, सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 है, 2 और 1 3। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, यहाँ कितना लगा दूं 2। अब देखिए कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो गया 4। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 4। अब बताइए मेरे पास इधर कितना हाइड्रोजन है 2 है। अगर मैं इधर 2 लगा दूं, ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन 4 हुआ। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इधर कितना हो गया 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, 4 4 बराबर हो गया। सोडियम देखिए मेरे पास इधर कितना हो गया 2। भैया इधर भी हम 2 लगा सकते हैं आसानी से, इधर भी हम 2 लगा देंगे, इधर भी हम 2 कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। देखिए सोडियम बराबर हो गया, सोडियम बराबर हो गया। ऑक्सीजन को मिला लिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2। ठीक है, और यहाँ ऑटोमेटिक पहले से ही बराबर हो चुका है, पहले से ही बराबर हो चुका है। ऑक्सीजन कितना 2, तो सब बराबर हो गया। जरा गौर से देखेंगे, सोडियम 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बराबर, संतुलित, आसान, बिल्कुल सही। यहां देखेंगे इसको संतुलित करने की कोशिश करें, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डब्बा नो चेंजिंग, डब्बा नो चेंजिंग, डब्बा नो चेंजिंग, डब्बा नो चेंजिंग। अंकल का डीबी डब्बा, डब्बे के अंदर नो चेंजिंग। ठीक है, जरा देखेंगे आयरन, देखेंगे हमारे पास आयरन कितना है 1, यहाँ पे आयरन कितना है 2। ठीक है, आयरन कितना है 1, यहाँ पे आयरन कितना है 2। अब बताइए अगर मेरे पास 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 2 है। ठीक है, तो भैया अगर इधर 2 लगा देंगे तो बराबर होगा। देखो तो जरा गौर से, अगर हम 2 लगा दें कि बराबर हुआ, आयरन 2, आयरन 2। ठीक है, आयरन 2, आयरन 2। अब सल्फर मिला लिए, सल्फर कितना हमारे पास 2, सल्फर कितना हमारे पास 2, सल्फर कितना हमारे पास 2। यहाँ पर देख लिए 1 और 1 2, 1 और 1 2, बराबर हो गया। ऑक्सीजन देख लिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इधर देखिए कितना है 3 3 6 और 2 8, बराबर है। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, बराबर। फिर से मिला लीजिए आपको, अगर आपको मिलाना तो आयरन 2, आयरन 2, सल्फर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 3 2 5 और 3 8, आसानी से। या सिंपली आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर आप मेटल से शुरुआत करें, धातु को अगर आप संतुलित पहले करते हैं तो आपको ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो पहला कोशिश करें कि धातु को संतुलित कर लें, उसके बाद अधातु को, उसके बाद गैस वगैरह। पहला संतुलित करने का कोशिश करें धातुओं को, पहला संतुलित करने को कोशिश किसको करें, धातुओं को, फिर अधातुओं को। पहला धातु फिर अधातु, उसके बाद गैस को। तो आप, ये एक आसान सा तरीका है। ठीक है, आसान सा तरीका है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई ट्रिक है, बस इसको आप ऐसा फॉलो कर सकते हो ताकि आपका आसानी से बन जाए। सबसे पहले आप संतुलित करें धातु को। ठीक है, धातु संतुलित हो जाए तो आप चले जाएं अधातु की तरफ। ठीक है, किधर चल जाएं, अधातु। और अधातु में भी आप, ठीक है, सबसे लास्ट में किसको संतुलित करेंगे, गैसों को। ठीक है, कोई गैस है तो उसको सबसे लास्ट। ये तरीका आप अपना सकते हैं ताकि जल्दी आपका सॉल्व हो जाए, जल्दी संतुलित हो। पहले धातु, फिर अधातु, फिर गैस। चलिए इसको संतुलित करने का कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास जिंक है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, कॉपर है। डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जरा गौर से देखें। जिंक 1, जिंक 1 बराबर। पहले धातु को देख लेते हैं, जिंक 1, जिंक 1 बराबर है। कॉपर 1, कॉपर 1 बराबर है। सल्फर 1, सल्फर 1 बराबर है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 बराबर है। तो पहले से ही बराबर है। मुन्ना पहले से सुधरा हुआ है, इसको सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। जो पहले से बिगड़ा हुआ रहेगा उसको सुधारेंगे। ये तो भैया पहले से साफ सुथरा लॉलीपॉप। ठीक है, आगे ये इसको हम कोशिश करते हैं। सोडियम डब्बा, डब्बा, डब्बा। ठीक है,
अब बताइए यहाँ सोडियम जरा देखने का कोशिश किया, सोडियम कितना है 1, सोडियम कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, ठीक है, यहाँ पे कितना है 2। ऑक्सीजन देख लिया, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 लगा दें, अगर हम यहाँ 2 लगा दें, यहाँ पे कितना है 2, अगर हम यहाँ 2 लगाते, हीट एंड ट्रायल मेथड है, याद रखिएगा। इस मेथड में होता क्या है कि कई बार आपको एक बार सही लगाने से सही मिलेगा नहीं, तो आपको 1-2 बार ट्राई करना पड़ेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे, हालांकि हो जाएगा एक बार में, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा वो, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें कि एक बार में लगता है तो ठीक है, वरना दोबारा आप फिर दूसरा कोशिश करेंगे। नाम भी देखे लिखा हुआ है हीट एंड ट्रायल, मतलब अंक लगाइए, कोशिश कीजिए, हो गया तो किस्मत ठीक, और नहीं हुआ फिर से कोशिश कीजिए। कोशिश करते रहने का ही नाम सक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सोडियम कितना हो गया 2, ठीक है, यहाँ पे सोडियम 2, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ 2, यहाँ कितना है 1, बराबर तो हुआ नहीं, बराबर तो हुआ नहीं, तो बराबर कैसे करेंगे भैया। तो देखिए अब हीट एंड ट्रायल में आप दूसरा तरीका ये आजमा सकते हैं कि आप क्या कीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। अब देखिए सोडियम कितना हो गया 2 दूनी 4, यहाँ 4 लगा दीजिए, हो गया बराबर, 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हो गया बराबर। हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल, ठीक है। अगला ये अगला 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 आगे में हम लोग इसको देखते हैं, अंकल का टिप पहले डब्बा कर लेते हैं, डब्बा के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, और जरा देखने की कोशिश करेंगे। कॉपर है, कॉपर है, एक कॉपर संतुलित, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से सीख लिया। अब उसी में एक अंतिम चरण है जो कि उसका भाग नहीं है, कह सकते हैं। जैसे आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं और उस अभिक्रिया को लिखने के दौरान आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास अभिकारक या जो हमारे पास उत्पाद है उनमें से कौन कौन सा गैस है, मतलब उनकी भौतिक अवस्था मालूम होनी चाहिए। तो इस भौतिक अवस्था को हम लोग अंतिम चरण में लिखेंगे, ठीक है। इस भौतिक अवस्था को, ये जो भौतिक अवस्था है, ठीक है, कि किस अवस्था में हो, ठोस है, द्रव्य है, गैस है, क्या है, ठीक है, कि जलीय विलयन है जिसमें जल मिला हुआ हो, ठीक है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग ऐसा दर्शाते हैं। गैस के लिए हम लोग ब्रैकेट में स्मॉल g लिखते हैं, ठोस के लिए ब्रैकेट में हम लोग s लिखते हैं, द्रव के लिए ब्रैकेट में हम लोग स्मॉल l लिखते हैं, और जलीय विलयन कहीं मिल गया तो उसके लिए हम लोग AQ का मतलब होता है एक्वस, ठीक है। ये जो आया है ये आया है एक्वस से, ठीक है, और एक्वस मतलब होता है जिसमें जल हो, ठीक है, एक्वस से आया है और एक्वस मतलब होता है जिसमें जल हो, AQ। तो जलीय विलयन जहां मिल जाएगा उसके लिए AQ। कुछ एग्जांपल यहाँ मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, अब उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कौन सा क्या होगा। आपको मालूम है ये हाइड्रोजन एक गैस है तो इसके नीचे ऐसा G लिख देंगे। क्लोरीन Cl2 एक गैस है, इसके नीचे ऐसा लिख देंगे। HCl गैस होता है, उसके नीचे ऐसा लिख देंगे। नहीं मालूम होगा तो आपको एग्जाम में लिख के देगा, अगर आपको नहीं मालूम तो आपको एग्जाम में ऐसा लिख के देगा, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड वही बिना बुझा हुआ चूना जो आप दुकान से लाते याद कीजिए, ठीक है। तो ये सॉलिड होता है, ऐसा लिख देंगे। ये AQ लिखेंगे क्योंकि जल है, ठीक है, और इसमें जल मिल गया इसलिए इसको हम लोग AQ लिखेंगे, एक्वस, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी मिला हुआ है। जो आपने जो दुकान से जाके चूना लाया, आपने कभी याद किया बचपन के दिनों में आपके घरों में जब दिवाली वगैरह का सीजन आता होगा तो आप घरों में पोचाड़ा करते हैं, ठीक है, पोचाड़ा ही उसको कहा जाता है देहाती में, बाद बाकी आप उसको सफेदी भी कह सकते हैं, व्हाइट वॉश जिसको बोलते हैं हम लोग। तो आपने उसमें किया क्या होगा कि आप दुकान से जाके तुरंत चूना लाए होंगे, ठीक है, चूना ठीक सॉरी चूना लाए होंगे। उस चूना में आपने पानी मिलाया होगा, चूना में क्या मिलाया होगा, पानी, और उस चूना में जैसे आपने पानी मिलाया होगा तो वो एक पेस्ट बन के तैयार हो जाता है, एक घोल बन के तैयार होता है। उस घोल का प्रयोग आप पोचाड़ा करने में, व्हाइट वॉश करने में करते हैं। अगला देखिएगा, लोहा किस अवस्था में होगा, सोचिए, बिल्कुल सही, सॉलिड। पानी के लिए क्या लिखेंगे, AQ, क्योंकि पानी है। जल है, ठीक है, Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 ये भी सॉलिड होगा, और हाइड्रोजन तो गैस है, ये तो सभी को मालूम है। कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, CO2 गैस होता है, तो सभी को मालूम है। तो इस तरीके से आप भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा था आज का, जो भी चीजें थी हमने यहाँ तक पढ़ा, समझा, जाना। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग उस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, इसको रिविजन करके ही अगला लेक्चर देखने का कोशिश करें ताकि और अच्छे तरीके से समझ पाएं। एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको अलग सेपरेट वीडियो में कराया जाएगा, वरना वीडियो का लेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, बोरिंग टाइप से लगने लगेगा, ठीक है। उसको अलग से ही कर दिया ज्यादा अच्छा है, बाद बाकी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम आने वाला है, जो बोर्ड का एग्जाम जो भी है, ठीक है,
उस एग्जाम से पहले हम लोग पूरा साइंस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए मैथ्स का वीडियो भी ला रहा हूँ, आपके लिए मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश का भी वीडियो बना के डालूं, और इस तरीके से हम लोग सारे सब्जेक्ट को एग्जाम से पहले आसानी से पढ़ लेंगे और आप आसानी से अच्छा नंबर से पास कर पाए। यही मेरी तमन्ना है, ख्वाहिश है। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके और अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आए। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें, जो आपको करना है करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए।